niggas tryna miss what I said. Your man's a bitch, you put a purse on him. Get him well, nigga, before I ran tests on him. I'm the general, I can be worth something. My soldiers is ready to put a black. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और इनका नाम है इन्फिनिटी स्टोन्स और ये अब पेपर वेट की तरह भी यूज होते हैं, जिसे देख के हाँ सभी को गुस्सा तो बहुत आया, पर साथ ही एक सवाल भी, क्या इन्फिनिटी स्टोन्स सच में इतने पावरफुल नहीं रहे? क्योंकि जिन्हें इतने सारे मार्वल प्रोजेक्ट्स के अंदर इतना ज्यादा बिल्डअप देकर, इतने सारे कैरेक्टर्स को पावर देकर और एक पूरी इन्फिनिटी सागा को कंप्लीट कर उनकी पावर्स को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया, उन्हें एकदम से पेपर वेट कैसे बता दिया? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या अब इन्फिनिटी स्टोन्स उतने पावरफुल नहीं हैं जितने हमें देखने को मिले थे। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो इन्फिनिटी स्टोन्स का क्रिएशन हुआ था यूनिवर्स के क्रिएशन के टाइम पर, जहां पर बिग बैंग के समय 6 सिंगुलैरिटीज इन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो गई, जो कि थे स्पेस, टाइम, पावर, सोल, माइंड और रियलिटी। और ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स समय के बहाव को बनाए रखते हैं, और समय का बहाव बोले तो सैक्रेड टाइमलाइन। और ये इन्फिनिटी स्टोन्स इन सैक्रेड टाइमलाइंस के अंदर ही वर्क करते हैं, और TVA सैक्रेड टाइमलाइन के बाहर एग्जिस्ट करती है, जो कि शायद हमें आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर पता भी लगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमें DC के द लेजेंड्स ऑफ टुमारो शो के अंदर भी देखने को मिला था, जहां पर सभी टाइमलाइंस के ऊपर नजर रखने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी वो वैनिशिंग पॉइंट यानी कि टाइमलाइन के बाहर एग्जिस्ट करती थी, जिसके ऊपर टाइमलाइंस के अंदर बीतने वाले समय का कोई असर नहीं पड़ता था। और क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स टाइमलाइन के अंदर चल रहे समय के बहाव को मेंटेन करते हैं, ना कि उसके बाहर, इस वजह से उन टाइमलाइंस के बाहर वो वर्क नहीं कर पाते, जैसा कि TVA के अंदर है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स खत्म हो जाएंगी, वो सिर्फ TVA के अंदर वर्क नहीं करेंगे। इस बात को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक कॉमिक्स का एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि 2003 से 2004 के बीच पब्लिश हुई जस्टिस लीग और अवेंजर्स के क्रॉसओवर की एक कॉमिक के ऊपर बेस्ड है, जहां पर अवेंजर्स डार्कसाइड से मिलते हैं और डार्कसाइड के पास था इन्फिनिटी गॉन्टलेट। और ये स्टोरी लाइन बेसिकली स्टार्ट हुई थी एक कैरेक्टर क्रोना की वजह से, जो कि मल्टीवर्स के अंदर घूमता था ट्रूथ ऑफ क्रिएशन को जानने के लिए। और जब क्रोना मार्वल यूनिवर्स के अंदर पहुंचा तो ग्रैंड मास्टर ने उसे एक डील दी। कॉमिक्स वाला ग्रैंड मास्टर ये थोर रैग्नारोक वाले जैसा नहीं था। मैं इंसल्ट नहीं कर रहा थोर रैग्नारोक वाले ग्रैंड मास्टर को, बट मूवीज के मुकाबले कॉमिक्स वाला ग्रैंड मास्टर सच में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, जहां पर ग्रैंड मास्टर क्रोना को कहते हैं कि गैलेक्टस नाम का एक बीइंग क्रिएशन को विटनेस कर चुका है, वो बिग बैंग से पहले से मौजूद है, मगर वो क्रोना को गैलेक्टस से तभी मिलाएगा जब क्रोना के होमलैंड के चैंपियंस यानी कि जस्टिस लीग मार्वल यूनिवर्स के चैंपियंस यानी कि अवेंजर्स को एक कॉन्टेस्ट के अंदर हराएंगे। और क्रोना उस कंपटीशन को एक्सेप्ट तो कर लेता है, मगर ग्रैंड मास्टर के साथ हुई बात के अंदर वो ये चीज कहता है कि उनकी डायमेंशन तभी जीतेगी जब अवेंजर्स ये कंपटीशन हारेंगे। यानी कि अवेंजर्स को नहीं पता था, बट उन्हें अपना डायमेंशन बचाने के लिए हारना पड़ता है इस कंपटीशन के अंदर। और इस कंपटीशन के रूल्स काफी सिंपल थे कि दोनों यूनिवर्स के 12 मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट्स में से जो टीम सबसे पहले सबसे ज्यादा आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करेगी वो टीम जीत जाएगी। जिसमें से काफी सारे आर्टिफैक्ट्स तो अपनी जगह पर ही थे जहां पर उन्हें होना चाहिए था, जैसे ग्रीन लैंटर्न की पावर बैटरी उसके अपार्टमेंट के अंदर ही थी, बट कुछ आर्टिफैक्ट्स अपनी जगह पर नहीं थे, जैसे कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो कि पहुंच चुका था डार्कसाइड के होम प्लेनेट यानी कि एपोकैलिप्स के ऊपर, और वो भी डार्कसाइड के हाथों के अंदर। हालांकि अवेंजर्स ने कभी डार्कसाइड का वहां पर मुकाबला तो नहीं किया, बट उसको देखते ही होकाई ने ये बात कही कि दिस गाय ही लुक्स वर्स देन थैनोस इफ दैट्स इवन पॉसिबल, जिस पे डार्कसाइड ने बोला, डार्लिंग यू हैव नो आईडिया व्हाट्स पॉसिबल। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं बोला था उसने। पर यार एक्चुअली सही में सिचुएशन कितनी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि डार्कसाइड ऑलरेडी इतना पावरफुल बीइंग है और उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी मौजूद था अब तो, जिसके अंदर 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद थे। बट फिर भी यहाँ पर डार्कसाइड ने ये बात बोली कि आई फील द मैट्रिसेस ऑफ पावर विद इन द जेम्स बट इट सीम्स डेड, इट डज नथिंग। जिस बात ने यहाँ पर ये चीज कंफर्म कर दी कि इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ अपने होम वर्ल्ड के अंदर ही काम करते हैं, और अगर अभी के MCU के तौर पर देखें तो सैक्रेड टाइमलाइन के अंदर। और ये स्टोरी तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए सुना दी ताकि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाएं कि इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ अपने एरिया के अंदर ही काम करते हैं, यानी कि एक तरह से वो कुत्ते हैं, शेर नहीं। कहने का मतलब ये कि वो यूनिवर्सल लेवल के आर्टिफैक्ट्स हैं, ना कि मल्टीवर्सल लेवल के। और वैसे डार्कसाइड वाली स्टोरी भी कंप्लीट कर देता हूँ, जहाँ पर डार्कसाइड इन्फिनिटी गॉन्टलेट को अवेंजर्स को दे देता है और कहता है कि टेक इट, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और भी जरूरी काम है करने को। खैर बेइज्जती खतरनाक हो गई अवेंजर्स की। तो अब आपको ये तो पता लग ही गया कि इन्फिनिटी स्टोन्स TVA के अंदर मौजूद थे, यानी कि अपनी टाइमलाइन से बाहर, सिर्फ इस वजह से वो वर्क नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पावर्स खत्म हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा।
अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का। और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके चैनल की बाकी वीडियोस भी जरूर चेकआउट कर लेना। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहें तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। लोकी सीरीज से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर, और सबके क्वेश्चन सीरीज की और वीडियोस देखने के लिए नीचे वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.